प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन कल से हो रहा है। तो इस संबंध में आज हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक पर। यह प्रश्न बैंक त्रैमासिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जारी की गई है। तो आज इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखते हैं प्रश्नों का स्तर कैसा रखा गया है। चलिए यहाँ हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो पहली यूनिट है ना उसे कितने नंबर का बना के रखा गया है यहाँ। तो ये है कुल 12 अंकों की। ऐसे ही दूसरी यूनिट भी 12 अंकों की और तीसरी यूनिट 13 अंकों की, चौथी 13, पांचवी 12 और छठवीं 13। तो चलिए पहले देखते हैं हम यूनिट 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और फिर आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को देखेंगे कि 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो हम पहले ना 96 के फैक्टर कर लेंगे। 96 को हम यहाँ लिख लेंगे 96 और इसके फैक्टर लिखेंगे 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। चलिए फिर इसी क्रम में अगली संख्या क्या है हमारे पास। तो अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या में हमें दिया जा रहा है 404। चलिए 404 लिखते हैं हम। 404, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अच्छा अब ये ना 101 जो है वो ना तो 2 से डिवाइड है ना ही 3 से। इसे ना तो 2 से विभाजित कर पाएंगे ना 3 से। जबकि 96 में जो फैक्टर मिले हैं वो 2, 2, 2, 2 और 3 मिले हैं। मतलब हमें क्लियर हो चुका है कि यहाँ से जो कॉमन फैक्टर मिलने हैं वो कौन से हैं। 2 है और 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इनका HCF जो हमें मिलेगा वह मिलेगा 4। चलिए तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हमसे। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जब भी छोटी संख्या मिलेगी तो उन्हें हम सॉल्व करने की ओर गुणनखंड विधि की तरफ नहीं जाएंगे, उनके डायरेक्ट फैक्टर लिख लेंगे। और फैक्टर कैसे लिखे जाएंगे तो देखिए जैसे 12 है, 12 को हम लिख पाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया। दूसरे नंबर पे है 15, 15 को हम लिखेंगे 15 बराबर 3 गुणा 5। इनमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी। तो इनमें जो कॉमन वैल्यू है वह है ये 3। तो हमें नो डाउट क्या मिल चुका कि HCF क्या होगा, 3 होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में जो आंसर है वो कितना होगा, 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका LCM जो है ना वो 8 है। तो हमें उनका HCF ज्ञात करना है। चलिए इसे ना हम अंक गणित की प्रमेय के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। सबसे पहले एक फॉर्मूला है इन्हें बनाने के लिए, उस पर बात करेंगे। फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो हमें ना दो संख्याओं के गुणनफल में कितनी वैल्यू मिल रही है, हमें मिल रही है 32। और LCM में क्या मिल रहा है, LCM देखेंगे, LCM में मिल रही है 8 गुणा HCF। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो HCF बराबर 32/8, 8 चौको 32। यानी हमारा आंसर मिल जाएगा हमें दो संख्याओं का गुणनफल जब 32 होगा, LCM 8 होगा, तो HCF जो मिलेगा ना वह मिलेगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बात हो रही है 4 और 7 का महत्तम समावर्तक मीन्स HCF क्या होगा। तो हम इनके HCF के बारे में बात करते हैं। देखिए जब भी कोई ऐसी संख्या मिले ना जिनके कॉमन फैक्टर मैच ना कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास संख्या है 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2, दूसरे नंबर पे संख्या है 7, इसके फैक्टर होते हैं 7 गुणा 1। यहाँ कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, यहाँ लिखेंगे 1। कॉमन क्या मिल गया 1। तो नो डाउट 4 और 7 का महत्तम यानी HCF क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाएंगे ना। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इसे ध्यान से करिएगा जिससे कभी गलती ना हो पाए। क्या बात कर रहे हैं कि 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात बताइए। पहले तो ना हम इनका LCM निकालते हैं। LCM और किसका निकालना है, LCM निकालना है 5, 15, 20। चलिए 2, 5 तो 5 ही रहेंगे, यहाँ 15 रहेगा, 2 ढाई 20, फिर 2। तो अब की बार 5, 15, 2 पंचे 10, फिर ना 3, 5 के 5 ते पंचे 15 और 5 के 5। इनके बाद 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो LCM में जो वैल्यू मिलनी है वह है कितनी है, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। हम यहाँ लिख पाएंगे LCM कितना मिल चुका है 60। अब बात करते हैं HCF की, ठीक है ना। HCF में क्या करना होगा, HCF 5 के फैक्टर लिखेंगे, 5 गुणा 1, फिर इसी के नीचे यहाँ लिखेंगे 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, फिर लिखेंगे 20 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 5। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ये रहे 5, ठीक है ना। हमें LCM मिल चुका, LCM कितना मिला है 60 मिला। हमें HCF मिल चुका है, कितना मिला है 5 मिला। हमसे पूछ रहे हैं LCM और HCF का अनुपात, मीन्स हमें लिखना होगा LCM बटे HCF। चलिए LCM में हमारे पास है 60 और HCF में कितने 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 12:1। तो हमें आंसर हमारा मिल चुका है, कितना है D है, D मतलब 12:1। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है बताइए। ऑप्शन है नंबर 1 √2, नंबर 2 √3, नंबर 3 √5 और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनकी परिभाषाओं को समझना होगा कि किस संख्या को हम परिमेय और किस संख्या को हम अपरिमेय के नाम से प्रकट करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं पहले परिमेय संख्या की, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या में क्या है, परिमेय संख्या को हम ना P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक और चीज, परिमेय संख्या का जो HCF है, HCF अंश और हर का जो HCF है वो हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो अब यहाँ देखिए आप √2 को आप P/Q के रूप में लिख पाएंगे, नहीं जी। √3 को इसे भी नहीं, √5 को इसे भी नहीं, तो फिर किसे लिखेंगे, आप लिखेंगे उपरोक्त सभी। यानी कि हमें आंसर क्या मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, मतलब हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, अगले क्वेश्चन में बात हो रही है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 35 है और उनका HCF 3 है तो LCM ज्ञात करो। ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं हम लोग, तो इसे देखते हैं इसे कैसे हल करना है। अब ना इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेंगे जिससे इन क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से हल कर पाए, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं क्या फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला बनेगा, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें निकालना है एलसीएम। तो हम लिखेंगे यहाँ एलसीएम बराबर गुणनफल बटे एचसीएफ। चलिए गुणनफल कितना, गुणनफल है 135 और एचसीएफ कितना 3, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, मतलब एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिलेगा 45। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अगले क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। चलिए निकालते हैं 12, 15, 21 का एलसीएम। पहले 12, फिर 15 और फिर 21। चलिए तो यहाँ पहले नंबर पे हमें क्या लिखना होगा, 2, 2 छक्के 12, 15, 21, फिर 2 तिया 6, 15 और 21, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, फिर लिखेंगे 5 एकम 5, फिर इसके बाद 7 एकम 7। टोटल फैक्टर मिल चुके हैं 7, 5, 3, 2, 2। नीचे लिख लेंगे फैक्टर 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। इनके गुणा कर लेंगे, 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 गुणा 3, तो 0, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब आंसर कितना है 420, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बात है 17, 13, 28 का एचसीएफ ज्ञात करो। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन में बताया था, एचसीएफ के लिए ना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो संख्या हमें दी जा रही हैं वो एक दूसरे को विभाजित करती हैं, उनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो मैच कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये क्वेश्चन जो है ना इसी का एक उदाहरण देखिए कैसे। चलिए पहले हमें दिया जा रहा है 17, तो हम पहले 17 लिखते हैं। 17 के फैक्टर होते हैं 17 गुणा 1। दूसरे नंबर पे हमें दिया जा रहा है 23, 23 के फैक्टर होते हैं 23 गुणा 1। तीसरे नंबर पे हमें दिया जा रहा है 28, 28 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। अच्छा आप इनमें ढूंढिए कोई भी वैल्यू ऐसी है जो कॉमन हो, जी नहीं, तो फिर आंसर में हमें क्या लिखना होगा, आंसर में आएगा 1। तो हम यहाँ लगा सकते हैं कि 17, 13 और 28 का जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, वो मिलेगा 1। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन को, इसे भी अब सॉल्व ही नहीं करना, सीधे कर पाएंगे हम। 11 और 13, तो ना तो 11 किसी वैल्यू से डिविजिबल है, ना ही 13, और दोनों के अभाज्य गुणनखंड हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो नो डाउट 11 और 13 की जब एचसीएफ की बात होगी ना तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8, 9, 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इन्हें भी एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 8, 9, 25 कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती हों। अगर है तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं है तो फिर नो डाउट इनके सीधे गुणा करने हैं। ठीक है ना। 8 2 के में आएगा, 8 को हम 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं और खुद 8 से काट सकते हैं। 9 को हम 3 से और 9 से, 25 को हम केवल 5 और 25 से, तो फिर इनके फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें इनका सीधा गुणा करना है। तो चलिए 8 का गुणा करते हैं 25 में, तो क्या होगा 25 गुणा 8, मतलब 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, 200, और 200 में गुणा होगा 9 का, 9 दूनी 1800, मतलब आंसर क्या है 8, 9, 25 का एलसीएम है 1800। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं,
और देखते हैं अगले क्वेश्चन में किस विशेष टॉपिक को लिया गया है, इन्हीं की तरह है या कुछ अलग है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है कि 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है। ठीक है ना, क्या पूछ रहे हैं कि 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं 5 माइनस रूट 2। चलिए हम केवल 5 को देखेंगे तो हम लिख पाएंगे कि 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। पर ये रूट 2 कैसी संख्या है, रूट 2 है अपरिमेय संख्या। और जैसा कि हम सभी ने पढ़ रखा है कि जब भी कभी परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो हमें जो वैल्यू मिलती है, जो अंक मिलता है, वह क्या मिलता है, वह मिलेगा अपरिमेय। ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा, 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है। तो अब आप बता पाएंगे कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। और विशेष बात कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू पर विशेष ध्यान देना होगा हमें सभी विषय के, क्योंकि सब्जेक्टिव या थ्योरी वाले क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, जो मुख्य समस्या खड़ी होती है ना वो एमसीक्यू को लेके होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में 15 और 20 का एलसीएम क्या हो। तो हम यहाँ लिखते हैं 15 और 20, ये दोनों ना कॉमन फैक्टर में आ जाते हैं। 3 15, 5 15, 5 को 20, तो फिर इन्हें तो ना हमें फैक्टर करने ही पड़ेंगे, गुणा करके इन्हें नहीं निकाल पाएंगे। चलिए कोई नहीं, 2 15 के 15 या 2 ढाई 20, अगली वैल्यू में 2 पंचे 10 और 15, फिर ना 3 15, फिर 5 एकम 5 हो गया। चलिए तो देखो 5 तिया कितने होते हैं, 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम क्या मिला बच्चों, एलसीएम मिलेगा 60, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक एक चीज तो क्लियर है कि अब आपको ना एलसीएम और एचसीएफ में कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। हम लोगों ने 13 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड लगा लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके सही विकल्प खत्म होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे बात की गई है कहाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन वैसे ही है, बस अब ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो देखिए जैसे 8 9 25। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रमों को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य की, है ना। बात किसकी कर रहे हैं, सत्य और असत्य की। क्या कह रहे हैं, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। जी बिल्कुल सही। कैसे सही, देखते हैं। देखिए एक संख्या ली हमने यहाँ ले लिया, यहाँ संख्या ले ली हमने 196। अब ना 2 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, फिर आगे बढ़ेंगे 2 चौको 8 और 2 निम 18, और आगे बढ़ेंगे 7 49, 7 एकम 7। इनकी जो फैक्टर हैं इनका एक अलग ही क्रम है, ये अपने नंबर्स के ही साथ हैं जो इनके कॉमन फैक्टर हैं। और अन्य संख्याओं के लिए कैसे बन जाते हैं, ये बन जाते हैं अद्वितीय। ठीक है ना, तो अद्वितीय बन जाते हैं, मतलब हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, सत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है हमसे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या पर एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या मीन्स हम बोलते हैं रियल नंबर, यही है ना वास्तविक संख्या। तो जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं, सभी ने पढ़ रखा होगा कि रियल नंबर में हम केवल आयोटा को बाहर रखते हैं, है ना। केवल आयोटा आई को बाहर रखते हैं, और सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं आएंगी तो नो डाउट हमारी ना अपरिमेय संख्या भी कहाँ आएगी, वास्तविक संख्या में आएगी। जो अपरिमेय संख्या है वह कहाँ आएगी,
वास्तविक संख्या में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ना, ये क्या है, सत्य है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बात है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह बात ना पूरी तरह सही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखिए जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि सारी संख्याओं को हम कहाँ रखते हैं, वास्तविक में रखते हैं। तो जो p/q के फॉर्म में कोई संख्या है, मतलब मान लीजिए कहीं लिखा है 7/5, तो ये क्या होगी, यह एक वास्तविक संख्या होगी, जबकि यह एक परिमेय संख्या है। यह एक कैसी संख्या है, परिमेय है, मतलब इसे हम अपरिमेय नहीं कह सकते। तो फिर हमें समझ आता है कि हमारा यह कथन कैसा है, असत्य है। चलिए इसी क्रम में अगले कथन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बात की गई है उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बात की गई है 15 और 21 का एलसीएम 105 है। चलिए चेक करते हैं 12 और 15 का एलसीएम क्या आने वाला है। तो हम यहाँ लिखते हैं 15 और 21, यही है ना क्वेश्चन। देखिए 15 और 21 का एलसीएम, चलिए तो इन्हें ना 3 से काट देते, 5 15 तिसत्ते 21, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 7 से 7 एकम 7, तो 7 पना 35, 35 गुणा 3, 5 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, 105। आंसर में क्या, देखिए आंसर में 105 ही है, मतलब सही है। ठीक है, चल आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ लिख लें हम 1/√2। अब यहाँ इस एक को तो हम ना परिमेय में लिख पाएंगे, एक को किस में लिख पाएंगे, परिमेय में। पर जो √2 है यह कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और हमें पता है कहीं भी परिमेय में यदि अपरिमेय का भाग दिया जाएगा, ठीक है ना, परिमेय में अपरिमेय का भाग दिया जाए तो जो रिजल्ट में मिलना है ना, वह क्या मिलेगा, वह मिलेगा अपरिमेय संख्या, है ना कि परिमेय संख्या। तो फिर यहाँ इसे हम क्या कहेंगे कि 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय है, जबकि कथन में क्या लिख रखा है कि परिमेय है। तो फिर यह कथन हो गया असत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। अंक गणित की मौलिक प्रमेय जो है ना, वहाँ इस कथन की पुष्टि की गई है। कथन की क्या पुष्टि की गई है कि यहाँ लिखा गया है दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो है कथन। तो फिर देखिए जब यह कथन है तो फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब कथन सही है। चलिए यह कथन भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हमसे, है ना। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना है, 13 है। तो पहले ना 26 को लिखते हैं, 26 के फैक्टर लिखते हैं, 26 बराबर 2 गुणा 13। फिर 91 के फैक्टर लिखते हैं, तो 7 एकम 7, 7 या 21, 13 एकम 13, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या मिली, 13। मतलब हम लिख पाएंगे कि 26 और 91 का जो एचसीएफ है वह कितना है, 13 है। यह कथन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है
और p a स्क्वायर को विभाजित करता है। p कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है और यह किसे विभाजित कर रहा है? a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। या p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। p किसे विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। ये कंडीशन है ना। चलिए इसे ना हम नंबर्स रख के यहाँ समझते हैं। मान के चलिए यहाँ कोई वैल्यू है 60 है ना, और उस पर पावर 2 हमने ना किसकी जगह? a की जगह 16 रख ली। और यह डिविजिबल है किससे? 2 से डिविजिबल है, 2 का भाग जा रहा है। तो ये तो हो गया a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 16 पे स्क्वायर और p मतलब 2। अगर 2 का भाग 16 के स्क्वायर में जाएगा तो क्या 16 में 2 का भाग जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल जाएगा। तो फिर यह कथन कैसा है? यह कथन है पूर्णतः सही। ठीक है ना, कैसा है? पूर्णतः सही। चलिए तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आप लोगों को एक बात और जरूर बतानी है कि अभी ना त्रैमासिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, 1 अंकीय प्रश्नों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि समय का अभाव है। अगर हम थ्योरी वाले प्रश्नों पर और बड़े अंक वाले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तो इतना समय नहीं है, आपका पेपर बहुत नज़दीक है। जैसे ही आप पेपर से फ्री होते हैं ना, आपको इसी चैनल पे 5th से लेकर 12th तक कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट कंटेंट विथ PDF है ना, नोट, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो फिर देखना और कंटिन्यू रखना और इसे ना आप आगे भी बढ़ाते रहें जिससे और आपके मित्रों को लाभ मिल पाए। ठीक है ना। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 306 और 657 का HCF क्या होगा? तो देखिए 306 और 657, पहले ना 306 के फैक्टर करने होंगे। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, फिर एक बार 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 एकम 17 हो गया। एक बार चेक करते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैल्यू क्या दी जा रही है हमें? दूसरी वैल्यू में है 657, 657। चलिए ये किससे कटेंगे? तो हम इन्हें काटेंगे 3 से, है ना। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 में 27, फिर 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9। अब 73, 73 तो नहीं कटेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई 3 और 3, यही तो कॉमन है। हमसे पूछा क्या गया? HCF। तो 3 त्रिका 9 मतलब 306 और 657 का HCF क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इनके बाद √2 कैसी संख्या है? तो आप लोग कर चुके हैं, इसे तो आप आसानी से बता पाएंगे। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बचा 9 और 27 का LCM। नो डाउट कहाँ जाना है? 27 पे। ठीक है, हो गया। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की, है ना। अगले क्वेश्चंस में किसकी बात की गई है उन्हें देखते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ही बात की गई है 94 और 40 का, 94 और 40 का HCF लिखिए और प्रश्न की भूमिका है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो हम पहले ना 94 को लिखेंगे। सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ 94। चलिए तो 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 47 को हम नहीं काट पाएंगे तो हम यहीं छोड़ देंगे इसे। अगली वैल्यू में हमारे पास 40, तो 2, 20, 2, 10, आगे करना ही नहीं। क्यों? हमें निकालने हैं HCF और HCF की कॉमन वैल्यू ये रही। तो हम लिख पाएंगे कि 94 और 40 का HCF कितना है? HCF है 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है उसे देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बात की गई है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए। चलिए लिखते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। 1, 5, 6, 156, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 निम 18, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर
13 एकम 13। तो हम अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 56 बराबर 2 पे घात 1 गुणा 2 पे घात 1 गुणा 3 पे घात 2 पे घात 2, क्योंकि 2 2 बार, तो 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1, ठीक है ना। इन्हें दोबारा से लिख देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए लिखते हैं, 2 पे घात 2 गुणा 3 एक बार है तो 3 पे घात 1 गुणा फिर 13 पे घात 1। यह मिल चुके हमें हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ लिख पाएंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। डैश क्या मिला है, 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1 गुणा 1 3 13 पे घात 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो प्राकृत संख्याओं का या दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है। तो LCM और HCF के संबंध को लिखना है, मतलब हमें हमारा फॉर्मूला लिखना है। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूले में था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो हमें यह कहाँ लिखना है, हमें लिखना है इन संबंध में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है 12 और 30 का LCM कितना होगा। चलिए करते हैं 12 और 30 का LCM, है ना। तो पहले तो 12 फिर 30 और चलिए 2 छक्के 12 2 एकम 2 2 पंचे 10 फिर 2 तिया 6 15 फिर 3 एकम 3 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, मतलब 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60। मिल चुका हमें, क्या मिल जाएगा, 12 और 30 का जो LCM है वह कितना है, 60 है। हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, हम यहाँ लिख देंगे डैश 60। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं संख्या 8 और 9 का HCF कितना होता है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार और कर चुके हैं। 8 के जो फैक्टर हैं और 9 के जो फैक्टर हैं एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, मतलब दोनों के अलग अलग फैक्टर हैं। और ऐसी कोई संख्या आती है तो वहाँ HCF कितना मिल जाता है, 1, ठीक है ना। अब 140 और 156 इनके अभाज्य गुणनखंड हैं जिन्हें कि आप खुद से हल करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आपने यहाँ सीख लिए। तो ठीक है, फिर इसके साथ हम बढ़ते हैं यूनिट 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है या कोई प्रकार की शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, आपकी शंका का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पहले ही क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह एक फॉर्मूला है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, मतलब c/a। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, c/a, जबकि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, -b/a। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। चलिए देखें क्या होगा शून्यक, ax प्लस b इक्वल 0, b की साइड चेंज, तो मिल गया ax बराबर -b, x इक्वल -b/a। यह रहा आपका शून्यक। चलिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इन्हें तो कर ही लिया। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है x² -3, क्या है, x² -3 के शून्य की ज्ञात कर। चलिए करते हैं, कैसे करना होगा, है ना। क्वेश्चन नोट करें पहले। क्वेश्चन है x² -3 और इसके क्या निकालने हमें,
हमें निकालने हैं शून्यक, ठीक है ना। तो हमने कक्षा 6वीं 7वीं में यह सर्वसमीका जरूर पढ़ रखी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए पे घात 2 माइनस बी पे घात 2 बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। और दूसरी चीज जो कि हमें वर्गमूल में पढ़ाई जाती है क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से। वर्गमूल क्या पढ़ाया जाता है कि कोई भी नंबर है, मानिए यहाँ 5 लिखा और इसे हमें रूट के अंदर लिखना है, तो हम क्या लिख पाएंगे 5 गुणा 5। बिल्कुल ऐसे ही हम इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुणा 3, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर 0। आगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 पे होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे वैल्यू क्या मिलेगी x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3 इक्वल में 0। x माइनस रूट 3 बराबर 0 और x प्लस रूट 3 बराबर 0। यहाँ से साइड चेंज x बराबर रूट 3, यहाँ से साइड चेंज x बराबर माइनस रूट 3। तो दो वैल्यू मिल गई। दो वैल्यू कौन कौन सी मिलेंगी हमें, हम यहाँ लिख लेंगे, हमें मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट 3, यही वैल्यू तो प्राप्त होगी। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है ना, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक बताइए कि क्या होंगे। चलिए फिर इनके शून्यक निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिना शून्यक को मेथड से बिना सॉल्व किए ना हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड नहीं है जिससे हम इसे डायरेक्ट कर पाए। चलिए फिर निकालते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट कर लें। यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। सबसे पहले फैक्टर करेंगे किसके, 10 के। तो 10 के फैक्टर 2 पंचे 10, 5 एकम 5, मतलब हमें फैक्टर में वैल्यू क्या मिली 5 प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। अब ना इन दोनों में से कॉमन ढूंढें, तो x कॉमन है, x प्लस 5, यहाँ प्लस के 2 कॉमन है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 इक्वल 0। दोनों ही कॉमन फैक्टर है, तो दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 5 और अगली बार लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल में 0। चलिए x प्लस 5 इक्वल 0, मतलब x बराबर माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल 0, मतलब x बराबर माइनस 2, ठीक है ना। तो हमें दो शून्यक मिल चुके, एक -5 और एक -2। हम वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। -5 और -2 कहाँ है, -5 और -2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे सीधे पूछा गया है कि बताइए मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ना सॉल्व नहीं करना होता है, हम इन्हें डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। जैसे कि पहले ब्रैकेट में आप नोटिस करें तो x लिखा है, मतलब x प्लस 1 है, जबकि दूसरे ब्रैकेट में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट पावर है x पे पावर 4। कितनी है, x पे पावर 4 है। अब हम जब x का और x पे पावर 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब x पे घात 4 और x का जब आपस में गुणा होगा तो हमें घात कितनी मिल जाएगी, x पे घात 4 गुणा x पे घात 1 हमें मिल जाएगी x पे घात 5। तो यहाँ अगर हमसे आंसर पूछा जाएगा तो आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 है
तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो पहला शून्यक है ना उसे हम मानेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है हमारे पास -3 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 4 है, यही है वैल्यू। इसके बाद हम एक फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 4, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यही है आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं यह आंसर है जी, बिल्कुल है। अब यह आंसर कैसे मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ ना इन संख्याओं में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं उसे, ठीक है ना। यहां से पहले इसे इरेज करें, चलिए देखिए यहाँ से हमें जो आंसर मिला है वह है कितना मिला है, हमें आंसर मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यही मिला ना। अब हम वापस से आते हैं क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन में हमें फैक्टर क्या मिल रहे हैं, जैसे यह वैल्यू है, यहाँ फैक्टर की बात करें तो हमें मिले हैं एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स और -6, इनके अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर में हमें मिल जाएगा जस्ट 1 मिनट, तो चलिए इस क्वेश्चन में ना ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में, है ना। इससे पहले और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ख़त्म करते हैं, इस पे पहले गोल मार्क करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, किसी बहुपद px के लिए शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित में प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। अब समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं px की, और px के जो शून्यक मिलेंगे आपको वो किसके इक्वल मिलेंगे, वह x के इक्वल मिलेंगे, यानी कि आपके शून्य किस पर होंगे, किस संख्या के बराबर होंगे, x अक्ष पर या x अक्ष के बराबर होंगे। समझ में आया बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कहीं क्वेश्चन मिला है y इक्वल px, ठीक है ना, और px के मान है y इक्वल x माइनस 2, अगर आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल 0, मतलब x बराबर 2, तो यह x बराबर 2 किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है जी, बिल्कुल। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया है, कर रखे हैं सॉल्व, कि ax प्लस बी इक्वल 0, मतलब ax बराबर -b, x बराबर -b अपॉन a, तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे -b अपॉन a। अगले क्वेश्चन में क्या है, दो बहुपदों का गुणनफल एक सदैव बहुपद होता है, क्या होता है, सदैव बहुपद होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग बताइए, ठीक है ना। तो देखिए शून्यकों का योग क्या मिलेगा, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, अगर हम इनकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समीकरण से, इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमें हमारे a बराबर क्या मिलेगा 1, b बराबर 4 और c बराबर 8। हमसे पूछ रहे हैं शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपॉन ए इक्वल -4/1। ठीक है, तो शून्यकों के योगफल में आंसर क्या मिल जाएगा? -4। अगले क्वेश्चन में है कि x² + 4x + 8 के शून्यकों का गुणनफल। फिर गुणनफल का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी में कितने हैं? 8 है, मतलब 8/1। तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे? यहाँ लिख देंगे हम सीधे 8। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और कठिन भी है, तो इसे ध्यान से देखना होगा। क्या पूछा गया है यहाँ? क्वेश्चन है कि -1x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा? है ना? इस समीकरण की जैसे ही हम तुलना करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी k-1, v की वैल्यू मिल जाएगी k और c की वैल्यू मिल जाएगी 1। साथ ही साथ हमें अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी दी रखी है, कितनी? -3। हमें फाइंड करना है बीटा और के। तो पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फा की जगह वैल्यू है -3 प्लस बीटा। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। इसमें पूछा जा रहा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और -4 हैं तो द्विघात बहुपद क्या हो? देखिए, यहाँ ना हमें लिख के दे रहे हैं शून्यक। अगर यहाँ ये लिख के देते योगफल और गुणनफल, तब हम सीधे फॉर्मूला लगा लेते। जब शून्यक है तो हम कैसे करेंगे? देखना, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4। फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू यहाँ लगाएंगे, x² माइनस अल्फा की जगह -3 प्लस बीटा की जगह 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 गुणा 4। वैल्यू मिलेगी हमें x² माइनस 4 में से यहाँ माइनस कर देंगे इसे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1x 4 तिया -12, यानी वैल्यू मिल जाएगी x² माइनस 1x -12। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, यदि किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर हैं, तब बताइए कि वह किस अक्ष के बराबर होंगे? x अक्ष पर, y अक्ष पर, या x अक्ष और y अक्ष दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। बात हो रही है px की कुल शून्य, मतलब अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख पाएंगे y बराबर px। ठीक है ना? यानी कि यहाँ ये जो px है ये किसे प्रकट करेंगे? मानिए px की जगह है x-2, y की जगह 0, मतलब x बराबर क्या मिला? 2। तो यह किस अक्ष को प्रकट करेंगे? x अक्ष, मतलब कि आंसर है x अक्ष पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में बात हो रही है, बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात क्या होगी? एक क्वेश्चन ऐसा पहले कर चुके हैं, तो इसे सीधे ही सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम घात कितनी? 6x²। हमारा आंसर होगा सी, मैक्सिमम घात 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए यहां लिखते हैं हम x² प्लस 10x प्लस 24। यहां इसे समीकरण 1 मानेंगे, तुलना कर लेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें a बराबर 1,
v बराबर 10 और c बराबर 24। पूछा क्या जा रहा है? गुणनफल। गुणनफल के लिए फॉर्मूला, गुणनफल फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। चलिए, सी की जगह 24, ए की जगह 1, यानी आंसर हो गया 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या हो? तो देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे और एबीसी की वैल्यू लिख लेंगे, और उसके बाद ना शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे वैल्यू क्या है? वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है ना, समीकरण 1 तुलना करेंगे तो यहां से मिल जाएगा a बराबर 1, v बराबर -4, c बराबर 1। ठीक है ना, और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a इक्वल -4/1। माइनस माइनस कैंसिल, यानी आंसर है ए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है बताना है। यहाँ देखिए, ए अपने धनात्मक वास्तविक रूप में है, यहाँ एक्स ए इक्वेशन में, और बी में भी धनात्मक पूर्णांक में है, डी में भी धनात्मक पूर्णांक में है। यहाँ वैल्यू x की क्या हो रही है? 1/x-1। जैसे ही हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे, x पावर -1 यानी इस संख्या को हम बोल सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, चलिए तो देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन। जैसे कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक क्या? तो ax प्लस बी के शून्यक में हम सीधे सीधे क्या निकाल पाएंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार और कर चुके हैं, इसे आसानी से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ax प्लस बी इक्वल 0, x इक्वल -b/a। ये हो चुका हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे में क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे में बोल रहे हैं दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होता है? अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, पहला बहुपद है और फिर गुणा कर रहे हैं दूसरे बहुपद से, तो ना सीधे सीधे हमें जो मिलना है वह मिलेगा एक बहुपद। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो चला। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 यह बहुपद है। समीकरण 1, यहां से ना a इक्वल 1, v इक्वल 4 और c इक्वल 8, ए बी सी तीनों वैल्यू मिल चुकी। अब हम ना बारी बारी से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। सबसे पहले योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे हम इक्वल -b, -4, एक ही जगह एक, यानी आंसर मिल चुका -4। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ कहा गया है अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गुणनफल। हम गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी की जगह, सी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू क्या है 1। इस क्वेश्चन को भी कर चुके, यानी हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या मिल चुका हमें? अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है? अगला क्वेश्चन है
यदि बहुपद k माइनस एक एक्स स्क्वायर, चलिए लिखते हैं इसे, k माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस एक, यहाँ एक शून्यक और है, शून्यक कितना है, शून्यक है अल्फा बराबर -3 और ज्ञात क्या करना है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे। यहाँ से ना हमें ए की वैल्यू मिल चुकी k-1 और v की वैल्यू मिल चुकी k और c मिल जाएगी 1। फॉर्मूला क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -v/a। अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह बीटा और b की जगह -k/k-1 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा की निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/, ठीक है ना, अल्फा की जगह -3 और आगे बढ़े इंटू बीटा की जगह बीटा इक्वल सी की जगह वैल्यू है 1/, ए की जगह वैल्यू क्या, ए की जगह वैल्यू है k-1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे पहले इस 3 को और यहाँ नीचे लेके आएंगे, मतलब बीटा इक्वल 1/-3 k-1, ये मिल चुकी वैल्यू। इस कंप्लीट वैल्यू को कहाँ पुट कर लेंगे, इस वैल्यू को ले जाएंगे और इक्वेशन फर्स्ट में बीटा की जगह लगा लेंगे। चलिए देखिए कैसे, -3 प्लस बीटा की जगह 1/-3 k-1 इक्वल -k/k-1, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो वैल्यू मिलेगी -3 k-1, इनके गुणा कर लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 9 या 9, यहाँ k-1 प्लस 1 इक्वल -k/k-1। चलिए k-1 और k-1 कैंसिल। अब इनके बाद जो वैल्यू बची है ना उसे लिख, वैल्यू में क्या बच रहा है देखिए, 9k -9 प्लस 1, यही है ना, और इक्वल में क्या है, 3 को ऊपर लेके जाए, माइनस और माइनस प्लस 3 के, अब 3 के यहाँ आ जाएंगे, आगे लिखते हैं 9k -3 के और 9 में से एक घटाएंगे -8 इक्वल 0, 8 की साइड चेंज, यहाँ 9 में से 3 माइनस करेंगे 6k बराबर 8, k बराबर 8/6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, k की जो वैल्यू है वह कितनी मिली, 4/3। हम चाहें तो यहाँ k से ही ना बीटा और निकाल सकते हैं, k की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे हम और हमें बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका कि k का मान कितना है, 4/3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा है, घात 1 वाले बहुपद। चलिए देखते हैं घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये समझना होगा कि जब घात 1 होगी तो बहुपद कहलाएगा रेखिक, अगर घात 2 होंगी तो बहुपद कहलाएगा द्विघाती, है ना, 3 है तो त्रिघाती है, तो इसे हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अगले क्वेश्चन में द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अगर बहुपद में द्विघात है तब अधिकतम संख्या क्या होगी शून्य की, 2, अगर त्रिघात है तो 3 और अगर रेखिक है तो 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बहुपद, क्या कहा गया है, बहुपद बाई पे घात 3, बहुपद बाई पे घात 3 -2 बाई पे घात 2 -√3 प्लस 2 की अधिकतम घात क्या, अधिकतम घात ये रही, क्या है, बाई पे घात 3, यानी हम यहाँ लिख पाएंगे कि अधिकतम घात कितनी है, 3 है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। नो डाउट अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। b की जगह वैल्यू क्या आएगी, b की जगह आएंगे 5 और a की जगह 2, यानी आंसर है -5/2। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बात की गई है सत्य असत्य लिखिए, और पहला ही क्वेश्चन है एक वास्तविक संख्या के एक ऐसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, बहुपद px का शून्यक है। अब बहुपद px का शून्यक है कौन के, यदि p के बराबर 0 है। सही है या गलत, देखिए पॉइंट को समझिए। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और आपको बोल दिया जाए कि x बराबर 2, बताइए शून्यक है या नहीं। हम जैसे ही इस इक्वेशन में x बराबर 2 पुट करते हैं और आंसर में हमें मिलता है क्या, 0, तो नो डाउट x बराबर 2 क्या हो जाएगा, शून्यक। बिल्कुल यही यहां पूछा गया, मतलब कथन कैसा है, सही है। ठीक है ना। अगले कथन की ओर चले, अगले क्वेश्चन की ओर चले। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी कॉमा ए बराबर नहीं 0 के रूप को दिखाता है। जी बिल्कुल सही। अगर ए 0 दिखाएगा तब हमें शून्य प्राप्त ही नहीं होंगे। कैसे, देखिए अगर क्वेश्चन में है ए एक्स प्लस बी और हम कह दें ए बराबर 0 है, मतलब 0 इंटू एक्स प्लस बी, फिर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो यह कथन भी कैसा है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को बिंदु -3/2, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। जी बिल्कुल सही है। कैसे, देखिए 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल -3, x बराबर -3/2। ये x की वैल्यू मिली, कब मिलेगी, जब हमने y की जगह क्या पुट किया, 0 किया। मतलब यहां हम लिख पाएंगे -3/2, ये x की वैल्यू है, और y की जगह क्या लिखेंगे, 0। फिर हमें जो लिख के दिया गया है यह पूरी तरह क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि बहुपद 2x प्लस 3 का शून्य उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बात वही है, बस घुमा के पूछ दी गई है। ठीक है ना। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2x प्लस 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक, देखिए 2x प्लस 3 एक शून्यक है, हमें फाइंड करना है x निर्देशांक है या नहीं। तो 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2, x निर्देशांक तो है। आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। हम अगर यहाँ ग्राफ बनाने जाएंगे, ये रहा x अक्ष, -3/2 यहाँ रहेगा, तो ये x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। और फिर इसे क्या कहेंगे हम, यह कथन कहता है सही है। ठीक है ना। ऐसे ही अगला, यहाँ केवल नंबर्स बदल के यहाँ ना चर राशि लगा, और सब चीजें तो समान ही है। ग्राफ एक सरल रेखा पर है, जी बिल्कुल सरल रेखा पर है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे क्या है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। जी हाँ, आगे बढ़े। घात n के लिए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। बात क्या हो रही, बात समझ। x पे पावर अगर 2 है तो 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद, x पे अगर कोई पावर नहीं है तो 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद, x पे अगर पावर 3 है तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, और अगर x पे पावर n है तब n बिंदुओं पर। ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई। अगर कहीं रेखिक समीकरण है तो एक शून्यक, और वही एक शून्यक यहां प्रतिच्छेद करेगा। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 बिंदुओं पर, त्रिघात बहुपद है 3 बिंदुओं पर अगर घात कैसी है, चर राशि में है, n बिंदु है, तो n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या है, n घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक n हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अब फिर से वही बात दोहरानी होगी। अगर हम बात करें एक घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने मिलेंगे, जैसे कि मैं लिखूं रेखिक बहुपद के शून्यक कितने मिलेंगे। मानिए यहाँ कोई संख्या लिखी है x+1, ये रेखिक बहुपद है। यहाँ से जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1। अगर कहीं क्वेश्चन है x² + 3x + 4, यहाँ से जो बहुपद मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2, है ना। अगर हम लिख लें x³ तब कितने मिल जाते हैं, 3। यहाँ ये लिख के दे रहे हैं n घात, तो फिर शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, n ही होगी। द्विघात बहुपद में के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। यदि अल्फा और बीटा, यह भी सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या है। तो आप सभी को पता है शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अल्फा × बीटा = -b/a। चलिए देखते हैं -b/a कहाँ है। तो ये पहले क्वेश्चन को हम मैच करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। अगले में क्या है, गुणनखंड, इसे बाद में देखते हैं। पहले जो सीधे सॉल्व हो जाए उनकी तरफ बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या है, ये रहा गुणनफल। बात गुणनफल की है, ये रहा सीधा गुणनफल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बात हो रही है रेखीय बहुपद, है ना। तो रेखीय बहुपद कहाँ मिलेंगे हमें, रेखीय बहुपद मिलेंगे हमें, ये रहे। क्योंकि हमें पता है रेखीय बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। त्रिघात बहुपद जहां अधिकतम घात कितनी हो, 3। ये रहा त्रिघात बहुपद। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा बच रहा है कि बहुपद x² + 6x + 9 के गुणनखंड क्या होंगे। जस्ट 1 मिनट, इन्हें अलग लिख के दोबारा से सॉल्व करते हैं, यहाँ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे कि पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं। पहले में क्या कहा गया है कि ax² + bx + c के शून्यकों का योग बताएं। हम यहाँ लिख देते हैं इसके योग -b/a। फिर त्रिघात बहुपद में हम 3 घात, मैक्सिमम 3 घात देख लेंगे। तो मैक्सिमम 3 घात हमें कहाँ मिल रही है, मैक्सिमम 3 घात हमें मिल रही हैं कॉलम बी के सेकेंड नंबर ऑप्शन 2 से। क्या है, y पे घात 3 + 2y² + y + 5, ठीक है ना। फिर रेखिक बहुपद पे आ जाए। रेखीय बहुपद में क्या, ax + b, ठीक है ना। और फिर द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या मिलेगा, c/a। अब बचा एक क्वेश्चन, x² + 6x + 9 के गुणनखंड। तो देखिए भाई क्या होंगे इसके गुणनखंड, है ना। x² + 6x + 9, ऐसी दो वैल्यू की गुणा करने पे 9 आ जाए, जोड़ने पे 6। x² + 3x + 3x + 9, पहले दो ब्रैकेट में से x कॉमन, x + 3, फिर +3 कॉमन, x + 3 दोनों कॉमन है, तो x + 3 और x + 3, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा हमें, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दूसरे का आंसर मिल जाएगा x + 3 और x + 3। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, और आगे वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। आप अपने दोस्तों में और आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों में इन वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी को ना ये वीडियो प्राप्त हो, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसे आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।